बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के उसूल के हवाले से समाअत हुई जो 13 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस बेंच की सदारत कर रहे थे। तो आज जो वहाँ पर सिकंदर बशीर साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। कुछ सवालात जो हैं वो जब उनसे किए गए तो उसके जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह बोले। जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किए तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब बोले। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये कहा कि 2018 और 2024 ये फैसलों के अंदर तजाद क्यों है। हवाला दिया गया बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कि फाटा के इंजमाम के बाद जो वहां पर इलेक्शन हुए, आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर शामिल हुए, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोई नशिस्त ही मौजूद नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। चलें, एक लम्हे को अगर यह भी मान लिया गया कि बलूचिस्तान असम्बली में उनकी नशिस्त मौजूद थी तो उसे ही पार्लिमानी पार्टी तस्वुर करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसमें शमूलियत हो गई। लेकिन वहां पर सवाल यह है कि 2019 का वो जो हुक्मनामा है उसके अंदर यह लिखा गया कि इन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पेशगी कोई फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई थी, जिसके बाद उन्हें 10 से 12 दिन का एक टाइम शेड्यूल दिया गया कि आप पहले फहरिस्त जमा करवाएं, फिर उसके ऊपर एतराज़ात लगेंगे, फिर अगले दिन उस पर स्क्रूटनी होगी, फिर उसके बाद जो है वो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, यानी अपीलें दायर कर सकते हैं, फिर उसके बाद पहली फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी, फिर उसके बाद जो लोग हैं वो कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं, फिर उसके बाद हतमी फहरिस्त को आवेज़ा किया जाएगा और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन किए जाएंगे। यानी वो 10 से 12 दिन दिए गए। उसका हवाला दिया गया तो आगे से सिकंदर बशीर साहब ने यह कहा कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन का इजलास नहीं हुआ था। इस बार इलेक्शन कमीशन के इजलास में यह फैसला किया गया, जिस पे मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि पुरानी गलती अगर है तो पुरानी गलती को भी देखा जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो गलत देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसे उड़ा के रख देगी। लेकिन जब मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको मिलना चाहिए, किसी को इजाफी नहीं मिलना चाहिए, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आर्टिकल 51 का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 के तहत हम बात कर चुके हैं, आइन क्यों नहीं समझ आ रहा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जवाबन सिकंदर बशीर साहब को कहा कि मेरा दिमाग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जितना नहीं है कि मैं आइन को एक बार पढ़ लूं तो मुझे मालूम पड़ जाए। मेरी जो यादाश्त है वो ज़रा कमज़ोर है, मुझे समझाने के लिए आप ज़रा बता दें कि आइन में क्या है। तो ये जो समाअत है वो कल तक मुलतवी हो चुकी है, कल इसके ऊपर दोबारा बहस मुबाहिसा होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा हों और उन्होंने मजलिस आमला का जो फैसला था उसकी तौसीक की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के ऊपर हम यकीन नहीं रखते, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए और इस गारंटी के साथ होने चाहिए कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ ये रखा कि वहाँ पर हर कोई जो है वो अपनी बात लेकर आ जाता है, अब मालूम नहीं कि किस से बात की जाएगी। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है हामिद रजा साहब, अगर वो ये कहेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं हो सकते तो फिर हम क्या सोच सकते हैं। ANP ने भी मौक़िफ़ ये अपनाया है कि इंतखाबात दोबारा हों। अपोजिशन के ये जो मौक़िफ़ है इसकी तायीद किस हद तक होगी, इसके बारे में बात होगी। बजट के हवाले से बात होगी कि बजट में क्या चीज़ें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलों पर बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बातें हैं जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तज़किरा तो बारहा हुआ, लेकिन पहली बार ये 2-3 दिन पहले वो नोटिफिकेशन जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, आप भी रोज़ाना सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ महसूस नशिस्तों के हवाले से जो समाअत चल रही है उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आज KPK के एडवोकेट जनरल ने डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले जमा कराए थे और आज उस पर भी बात हुई। उसके बाद जस्टिस मंदू खेल साहब से लेकर अतम अल्लाह साहब, आयशा मलिक साहब से लेकर मुनीर अख्तर साहब, चीफ जस्टिस साहब से लेकर सब भी आप सुना। अगर हम इस पर कोई ऐसी राय दे देंगे जिससे ये तासर जाए कि शायद हम अदालती कार्रवाई पे कोई असर, हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट इस सारी समाअत, इस सारी चीज़ों के बाद और कल आने वाले दिनों में भी देखी जाने वाली चीज़ों के बाद एक चीज़ जो नज़र आ रही है यासर साहब, वो ये नज़र आ रही है कि इस पर हर चीज़ में जो नुक्स निकल रहा है वो इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ही गलत है
तो फिर पूरे इलेक्शन पे सवाल या निशान बन जाता है, पूरे इलेक्शन पे। फिर फार्म 45 की बात भी आ जाएगी, 47 की बात भी आ जाएगी, फिर ये भी आ जाएगा किसको किस जगह किस तरीके से रोका गया। मेरे पास जो इतला ये है मेरे पास कि तहरीक इंसाफ ने इतना मवाद इकट्ठा कर लिया है कि अगर इसी केस की समाअत के दौरान 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो पिटीशन दायर हुई है उसको भी सुना गया, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सबूत के साथ सामने आएंगी कि शायद बहुत कुछ जो है वो मिनटों सेकंडों में तब्दील हो। उन्होंने उस दरखास्त को इस केस में मर्ज करने की बात तो की। मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें भी ऐसी इकट्ठी कर ली गई हैं, उसके लिए टाइम नहीं मांगा जाएगा। जैसे ही कोई चीज़ मांगी जाएगी फौरी तौर पर वो चीज़ पेश कर दी जाएगी। अच्छा यासर, ये फैसला हो जाएगा। अब इस फैसले से बड़े फैसले हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दें, आज आपने कोई एक ऐसा शहर देखा है जहां पे एहतजाज नहीं हो रहा? कोई एक ऐसा शहर मुझे बता दें जहां पर आज मालियाती के पहले दिन एहतजाज नहीं हो, जहां पर यह बात नहीं हुई, जहां पे लोग सड़कों पे नहीं निकले। यासर शदीद तरीन गर्मी, मैं वो पढ़ रहा था, आप जैसे बाज़ोक आदमी ने लिखा हुआ था कि सख्त गर्मी में मरने वाले सर्द खानों में, मरने वालों की लाशें सर्द खानों में सुकून ले रही हैं। तो ये तो एक सवाल उठता है ना, गर्मी भी शदीद है, बिल भी ज़्यादा है। आपको पता है ना ये चंद दिन पहले जो हुआ है मियाँ बीवी का झगड़ा, पता है आपको इस खबर का? FIR देखी होगी आपने? हाँ जी। इस मुल्क के अंदर ये काम शुरू हो जाए, जिस मुल्क के अंदर आप ताजर सड़कों पे निकल आए, तो सियासत बहुत पीछे रह जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। ये क्या हो रहा है अदालत में, क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा। अब मैं आपको ये खबर दे दूं, इस फैसले से हट के कुछ फैसले होने लगे हैं, और पहली दफ़ा ऐसा होगा मुझे जो नजर आ रहा है कि मैं हंगम तरी मैं कह सकता, लेकिन ऐसी क्लास से लोग निकलना शुरू होंगे कि आप खुद परेशान हो जाए। एक एक शहर में एहतजाज हो रहा है, एक एक गली मोहल्ले में लोग। अब ये बिजली का बिल जो है ना, ये बिजली का बिल नहीं है, ये हर घर के लिए एक भूख का परवाना है, भूख का। बच्चों की स्कूल छुड़वाने की का एक परवाना है। हर घर के अंदर ये बिजली का बिल जो है ना, वो एक खौफ की अलामत है। मैं हल्फन कहता हूं, मैं सुबह उठा जब बारिश हो रही थी, बारिश के बाद जब मैं बाहर गली में अपनी कॉलोनी सोसाइटी की गली में आ गया, तो मैंने, हालांकि मैं समझता हूँ वहाँ पे सारे बड़े ठीक लोग हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा घरों के बाहर मीटर चेक कर रहे हैं अपने। और मैंने कुछ से पूछ लिया, मैं कहा भाई क्या बात है? कहते यार देख रहे हैं 200 से ऊपर तो नहीं रेटिंग हो गई। अब मुझे बताएं, सफ़ेद पोश तो हर घर में मौजूद है, हर गली में मौजूद है, हर मोहल्ले में मौजूद है, बल्कि अब तो है ही सफ़ेद पोश ज़्यादा। ऊपर से जितने आपने टैक्स लगा दिए हैं, डब्बे के दूध पे टैक्स, अब जो बच्चे पीते ही डब्बे का दूध है उस पर जो टैक्स लगा दिया कौन पूरा करेगा? कहाँ से लाएंगे? वो तो स्कूलों में मुफ्त देंगे, मरियम साहब जो दूध। अच्छा, वो तो 5वीं जमात तक के बच्चों को दूध देंगी ना। चलें देखते हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। चलें, घर में दूध नहीं मिलता, वहाँ से तो मिलेगा ना। राना साहब, मियाँ साहब को बड़ा इदराक है आवाम की इस मुश्किलात का। किस मियाँ साहब को? मियाँ नवाज शरीफ साहब को। आप सदके जावा तर तो मरी बैठे हैं, नहीं सदरा के नहीं यकीन आता आपको? और यार इलेक्शन में होता है वो, मैं मैसेज सुनाऊं? तो ये लोड शेडिंग का हाथमा कहां पे हो गया मुझे बता दें। ये अभी मैं ये रास्ते में था, मैंने हनीफ खान साहब अपने रिपोर्टर को वो बिल भेजा। मैं क्या, मुझे नहीं पता ये कौन है यार, ये मेहरबानी करो। और उस्मान नदीम को भी दिया, मैं क्या यार तुम भी मेहरबानी करो। 2 दिन से चाइना स्कीम है यासर, 2 दिन से लाइट नहीं है। वो कहते हैं वापडा के दफ्तर जाते हैं तो आगे से वो इतना गलीज तरीके से बोलते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप उधर की बात करते हैं, कैवलरी में रहने वाले मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि 28 घंटे से हमारे लाइट नहीं आई हुई। मैंने कहा 2 दिन से हम सोए नहीं हुआ। नहीं, ऐसा ना कह यार, मियाँ साहब ने खात्मा कर दिया।
मियाँ साहब ने बिजली का ही हाथमा कर दिया है। मैंने कहा मुका ही छो बिजली, और भाई अब तो इस कौम पर आसमानी बिजली गिरा दो, और कुछ नहीं कर सकते थे। और आप भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं, और खुदा का वास्ता 4 दिन है कैसे गुजारेंगे? जिंदगी के 4 दिन है कैसे गुजारेंगे? कैसे गुजारेंगे? ये ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ना, बीला हालेंगे ਤੁਹਾਡਾ मुक जाएंगे हासे सारे। आज लोगों ने रोड्स ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं, कल भी हुआ है, आने वाले दिनों में भी होंगे। ये जो अब हम सैलरी पर्सन जो लोग थे ना, जिनका पहले दिन से टैक्स कटता था, अब टैक्स के साथ हमारी गर्दन भी कटने लगी है, और गर्दन के साथ साथ जो है ना हमारे बच्चों का पेट भी कटने लगा है। इस निज़ाम के मुखालिफ तो बिलावल भुट्टो साहब भी हैं। कौन सा निज़ाम के खिलाफ? बिलावल भुट्टो साहब के साथ तो वज़ीर आज़म साहब के भी मुफ्त जज्बात आए हैं। दोनों जो हैं वो इस IMF के बजट के खिलाफ हैं। मुझे क्या करूं? चुटकी काटूं? हाँ, बहुत है। मैंने कहा ख्वाब आपने जो बात देखी है कही है वो सच्ची सच्ची। और यार ये बिलावल साहब जो है ना सर, हैं तो बिलावल साहब, ये अलग बात है कि वो आज से 5 साल पहले की तकरीर है। उस वक्त पेट्रोल की कीमत, उस वक्त डॉलर की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, रोटी की कीमत, आटे की कीमत, गंदम की कीमत, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम बार बार कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लक रखता हो, चाहे वो इस तरह की झूठी बातें करेगा, चाहे वो इस तरह के झूठे दिलासे देगा, जब आपके सामने पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर ये यार आपने तो ये पुरानी 5 साल पहले दिखाई है ना, ये चंद दिन पहले क्या हुआ था? चंद दिन पहले क्या था? ये चंद दिन पहले राणा साहब ऐसे इतनी गर्मी नहीं थी यार, ना हो इतनी गर्मी। मैं ये बता रहा हूं कि जब डॉलर 150 के करीब था, जब रोटी की कीमत 5-7 रुपए के करीब थी, जब गंदम की कीमत नीचे थी, जब अशियाए खुरनोश की कीमतें नीचे थी, सब्जियों की कीमतें नीचे थी, घी की कीमत नीचे थी, ये तब के जज्बात हैं। और अब इन पंजाब के अंदर महंगाई कहते हैं कि 12% पे है, हमारे विफाकी वजीर खजाना महंगाई 18% पे रखते हैं। हमें यह समझ नहीं आती कि इनके अदादोशुमार आपस में नहीं मिलते। ये खुद आपस में नहीं मिलता, आप अदादोशुमार की बात कर रहे हैं। मुझे तो आज बड़ा मजा आया ना, आगे कोई PTI का बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था ना, ये इल्जाम लगाता था तो फौरी तौर पर हुकूमती वजीर टक करके आ जाते थे। आज तो शाहिदा खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरह आए हैं जिस तरह सुबह बारिश नहीं आई, फौरी आंधी और बारिश आई है, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई है, ये इसी तरह आए हैं। तो बात यह है कि आप ज़हन नशीन कर लें यासर साहब, अब जिसके घर में बिल जा रहा है उसे बिलावल की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे आसफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू भी याद आ रही है। अब मुझे बताएं ना, आप टाइटल ले लें टाइटल आपके पास है, शहादत एक शहीद की बेटी का, बिल्कुल है, हम भी मानते हैं, एक बहुत बड़ा टाइटल आपके पास है, लेकिन ये टाइटल आपके पास है क्या? आपने अवाम से जो वादा किया वो पूरा है? ये टाइटल आपके पास नहीं है कि अवाम आपको पसंद करेगी, इसलिए कि लोगों को पता चल गया है। अब जो मिलों का बिल आएगा, अब जो फैक्ट्रियों का बिल आएगा, अब जो सनतकार जो है उस पर टैक्स लगेगा, वो किससे निकालेगा? वो आपसे मुझसे निकालेगा, चीज महंगी कर देगा ना, जितनी उसकी प्रोडक्शन होगी महंगी करेगा ना यासर साहब, पल्ले से जो डाल के भेजेगा ना। तो ये बड़े खुश हो रहे हैं। मुझे आज मैं वो टिकर पा रहा था कि सनतकारों की वजीर आजम साहब से मुलाकात, और उन्होंने वजीर आजम साहब को कहा बेहतरीन बजट पेश करने पर हम आपको सलाम करते हैं जनाब। वो मैंने वो सनतकारों के नाम ढूंढ रहा हूं मैं जरा, ताकि लोगों को पता चले ना कि वो सनतकार जो है वो कौन से है, किस पे है। वो सेक्रेटरी IMF, डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक, वो इस तरह के सनतकार होंगे ना, वो भी तो सनतकार ही हैं। नहीं, वो सनतकार है, और हम सनतकारों की इस्तेमाल होने वाली फैक्ट्रियों में वो हम पूरी कौम जो है ना वो चीज मटीरियल है जिसको वो जलाते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। ये सियासतदान, ये सनतकार, जो ऐसे लोग जो हमायत कर रहे हैं। मैंने आज 6 ताजर तंजीमें 6 के 6 लोगों से पूछा, बस एक से नहीं पूछ सका क्योंकि उससे मुझे पूछने का फायदा नहीं था, उसे जाना ही किसी और तरफ होता है ना। वो आप भी समझ गए ना, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैंने जिससे पूछा, मैंने कहा क्या भाई सूरत हाल है? उन्होंने कहा राणा साहब सूरत हाल पूछते हैं, पहली दफ़ा हमें महसूस हुआ है कि क्या हम अपनी दुकानों के बिल भी अदा कर सकेंगे,
मार्केटों में गाहक आने के लिए तैयार नहीं है, बिजली आए तो चलाने के लिए हम तैयार नहीं है, बिजली ना चलाएं तो हम वो काम करने के लिए तैयार नहीं, वो काम चलता नहीं है। उसके बाद आपके मुल्क की एक बड़ी इंडस्ट्री थी प्रॉपर्टी की, ये आप जिसे हाउसिंग सोसाइटीज़ जो भी थी, इससे 30 से ज़ायद कारोबार वाबस्ता थे यासर साहब, 30 से ज़ायद ख़त्म होके रह गया। दुकानें दफातर बंद होना शुरू हो गए हैं, लोग बिल्कुल फारिग होके बैठ गए हैं। अब लोग क्या करेंगे? मुल्क छोड़ के जाएंगे, यही होगा। अपने घरों को बेचेंगे, अपना जेवर औरतें बेचेंगी, यहाँ पर बिल देने से वो तरजीह देंगे कि हम किसी और मुल्क में चले जाएं। और हम हैं कि हम कहते हैं हमने निज़ाम को दुरुस्त सिमत डाल दिया। अता ताला साहब ने फरमाया ना, आज मुझे वो सिमत कहीं से ला दें। राना साहब, मेरी मुलाकात हुई आज एक इम्पोर्टर हैं उनके साथ, तो रेल पेल अच्छी खासी पैसे की थी और जेन्युइन आदमी है, अच्छा काम करने वाला है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि अब वो दिखाई नहीं देता वो माल। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान 10 रुपये की प्रोडक्ट लेके आनी है, उसके ऊपर 20 रुपये का टैक्स लग जाना है, तो मुझे पाकिस्तान में लाने का फ़ायदा क्या है? मैं उसे दुबई में बेचूंगा, मैं उसे बाहर के मुल्कों में बेच रहा हूँ, कहता मैं इससे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ वहाँ से। अब ये जो आपके मौजूदा यहाँ के अंदरूनी लोग हैं वो बाहर मुंतकिल होंगे, तो बाहर वालों को पाकिस्तान किस बुनियाद के ऊपर लेके आएंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, 100% कह रहे हैं। ये तो एक सनतकार है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आम आदमी, मुझे कल उसका फ़ोन आया, मेरे जानने वाला, उसने कहा जी मेरी सिम अचानक बंद हो गई है। मैं कहा जी आप की सिम बंद हुई या फाइलर नहीं है, तो आप घर का टैक्स देते हैं? उसने कहा जी हर रोज़, हर महीने या हर साल बाद जो टैक्स आता है मैं अदा करता हूँ। मैं कहा आपकी एक दुकान जो आपने किराए पे दी उसका? उसने कहा जी उसका भी टैक्स अदा करता हूँ। और उसने कहा उस दुकान के किराए से मैं घर अपना चलाता हूँ, मैं इतनी जगह है ही नहीं, एक आ रहा है नीचे दुकान है। उसने कहा जी वो मैं जो टैक्स आता देता हूँ एक जगह के 2 टैक्स मैं अदा कर रहा हूँ। तो मैं क्या आपकी फिर सिम तो नहीं बंद होनी चाहिए? कहता उन्होंने कहा नहीं जी आप फाइलर बनो। कहता जी मैं जब बिजली का बिल देता हूँ उस पर टैक्स दे रहा हूँ, मैं पानी के बिल में टैक्स दे रहा हूँ, मैं वापदा उसके बिल में टैक्स, पानी के बिल में टैक्स, गैस के बिल में टैक्स दे रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ खरीदने जाऊँ वहाँ पे टैक्स देता हूँ, मैं एक्साइज टैक्स दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। तो फिर मुझे यासर बता देना फाइलर बनने के लिए फिर और क्या ज़रूरी है? यासर साहब इसकी तशरीह कौन करेगा? फिर फाइलर बनने के लिए और क्या ज़रूरी है ये भी हमें बता देना। आप यही कहते हैं ना नेट सबको टैक्स, नेट टैक्स में लेके आना, यही कहते हैं ना जी। टैक्स तो हम दे रहे हैं ना, बिजली का बिल जिसको जो ना दे उसका मीटर काट देते हैं, गैस का बिल जो ना दे उसका मीटर काट देते हैं। और जिस मुल्क में शेर रशीद जैसे लोग बेचारे बिलगना शुरू हो जाएं और राशिद महमूद के पास उस्मा भारी सभा गई, क्या उन्होंने वाज के कल आपने सोशल मीडिया पे सुन ही लिया, तो क्या बात करते हैं? तो देना पड़ेगा, हमें तो समझा तो देना कि फाइलर बनना किस तरह है। एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि आप फाइलर ना बने, अगर आप सैलरी लेते हैं तो अपनी सैलरी हुकूमत को ना बताएं, वो सब कुछ खा पी जाएगी। ये इस तरह का केओस पैदा हो रहा है, इस तरह की बदएतमादी पैदा हो रही है। ये इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। तो हुकूमत को चाहिए ना क्लियर करे, हुकूमत को चाहिए क्लियर करे, हुकूमत को चाहिए सामने लाए। मुझे इस दिन में रखिएगा, अचानक किसी दिन ऐलान हो जाना है अवामी एहतजाज को देखते हुए कि हम घर जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा आप यहाँ पे, मैं भी यहीं। यहाँ पे किस्मत किस हद तक तब्दील होती है। एक सवाल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आएंगे, इसी इशू के ऊपर मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बजट जब तश्कील पा रहा था तो बहुत सी सिफारिशात मंजर आम पे आ रही थीं। कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इसमें लूप में लिया जाएगा, उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद कराया जाएगा, अवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। IMF के सामने शराइत रखी जाएंगी और शराइत को नरम भी करवाया जाएगा और IMF से ये मुतालिबा किया जाएगा कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। हमें यह बताया गया कि माजी के अदवार में दादुशुमार खराब हुए और हम मुल्क को बेहतर समत में लेके जा रहे हैं, और हमें ही ये बताया गया कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तो बैरूनी हाथ जो हैं वो पाकिस्तान में दखल अंदाजी कर देना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान अब जो टेक ऑफ कर रहा है बकौल हुकूमती वज़रा के, बकौल हुकूमती मुआवनीन के, तो
तो वो टेक ऑफ वाली सूरत हाल कैसी है और किसको कितनी रास आ रही है, इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है काशिफ चौधरी साहब ने, सदर हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। और खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। खालिद साहब आपके भी मशकूर हैं। काशिफ साहब, जो बजट बना, बजट में जो सिफारिशात गई मुख्तलिफ चेंबर्स के साथ, पहले तो बहुत से लोगों को यह एतराज़ था कि हमें लूप में ही नहीं लिया गया और माजी की रवायत जो है वो मौजूदा दौर में दम तोड़ती हुई दिखाई दी। किस हद तक आपकी सिफारिशात को सुना गया और किस हद तक उन्हें एंटरटेन किया गया? देखिए, बजट के हवाले से हुकूमत ने ये पहला मौका है कि किसी भी ताजर तंजीम या चैम्बर को एतमाद में नहीं लिया और इसी की वजह से बजट किसी सूरत में ताजर दोस्त नहीं बन सका, सरमाया दोस्त नहीं बन सका, बल्कि ये एक ऐसा बजट है कि जो IMF की गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत किए गए। इस बजट के नतीजे में मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आएगा। इस बजट के नतीजे के अंदर मुल्क की सनतें बंद होंगी, मुल्क के अंदर मुआशी और तजारती सरगर्मियां मांद पड़ेंगी और एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, बिजली की कीमतों के अंदर इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि एक आम आदमी बिजली का बिल अदा करने से इस वक्त कासर है। एक सनतकार अपनी सनत को चला नहीं सकता, एक ताजर अपनी दुकान का बिजली का बिल नहीं दे सकता, एक आम घरेलू सारफ बिजली का बिल देने से कासर है। और इस पर जुल्म ये कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ाया जा रहा है। रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया गया, गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कैसे इस मुल्क की मईशत तरक्की करेगी? ये बजट मरात याफ्ता तबके का, अशराफिया का बजट है और इस बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। खालिद परवेज़ साहब, काशिफ चौधरी साहब की बात आपने भी सुनी। आप दोनों ताजर तंजीमें हैं, बेशक मुख्तलिफ ताजर तंजीमें हैं। क्या आपकी तंजीम खालिद परवेज़ साहब इस बजट को मंजूर करती है, मुस्तरद करती है, क्या करेगी? तो अलग बात है, एक कयामत बर्पा हो गई है, पूरी इंडस्ट्री बंद हो रही है। पहले हुकूमती बशिंदे ये कह रहे हैं जी सरमाया हो रहा है, ये हो रहा है, इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगा, खुशहाली आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से सब कुछ बेचकर सारे जा चुके हैं और सारे जा चुके हैं, जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि आज जो बजट पेश किया गया, ना ये अवामी है, ना ये जगहों का बजट है। मैं कहता हूँ इस कदर मुझे पाकिस्तान की कोई एक मार्केट बता दे यहाँ पर खुशहाली हो, काम चल रहा हो। काशिफ साहब, जिस तरीके से खालिद परवेज़ साहब बात कर रहे हैं, हुकूमत क्लेम करती है कि सेहत के शोबे में हम इनकलाब लेके आएंगे। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं पंजाब के अंदर के इनकलाब आएगा। वो कहते हैं तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, माजी में ऐसे कभी काम ही नहीं हुआ है जो हम कर रहे हैं। तो उनका ये क्लेम किस हद तक सही है या गलत? देखिए, दावे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, मुझे अच्छी तरह याद है और कौम को भी याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में वो पंखा लेकर बैठते थे, हाथ से चलाने वाला पंखा, और ये दावा करते थे कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग खत्म करेंगे, सस्ती बिजली लाएंगे। इसी तरीके से आज पंजाब की हुकूमत भी दावे कर रही है, लेकिन अमली तौर पर आप देखें कि इस मुल्क के टैक्स गुजार को सरकारी अस्पताल के अंदर एक गोली भी मुफ्त नहीं मिलती। और वफाकी बजट को अगर आप देखिए तो वहाँ तालीम और सेहत के लिए 17 अरब और 34 अरब रखा गया, जो कौम के साथ मजाक है। इसी तरीके से मैं तरक्याती मंसूबों के हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो PSDP है, ये बुनियादी तौर पे तो करप्शन का और अपने मेंबरान असम्बली को नवाजने का एक जरिया है। जब मुल्क के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए तो कोई प्लान तरतीब नहीं दिया गया। आप देखिए कि 10,000 अरब रुपए का हमारा इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन है गुज़िश्ता साल की। 9700 अरब रुपया आने वाले बजट में सूद की अदायगी के लिए रख दिया गया। मैं एक सादा तशरीह करूं तो इस वक्त हमारी आमदन 10,000 अरब है और हमारा खर्चा 9,000 अरब के करीब है। अगर हम इस सूद की अदायगी को निकाल दें तो हमारी आमदन और खर्च के अंदर एक तवाज़ुन मौजूद है। लेकिन ये जो IMF का कर्जा है, ये जो कमर्शियल बैंकों का कर्जा है, ये आम आदमी की तालीम के लिए, सेहत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए, पीने के साफ पानी के लिए तो खर्च नहीं हुआ। ये तो हुक्मरानों की अयाशियों पर,
और दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदने और दुनिया के अंदर जजीरे खरीदने पर खर्च हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तो कोई इनकलाब और कोई तब्दीली इसके नतीजे के अंदर नहीं। जो बात आपने कही, आज भी पूरे मुल्क के अंदर बाशमूल इस्लामाबाद ताजर तंजीमें और ताजर सड़कों के ऊपर थे, बिजली की कीमतों के खिलाफ और नारवा टैक्सेस के खिलाफ। आज शहर इस्लामाबाद के अंदर भी, कराची में, लाहौर में, सक्कर में, हैदराबाद में, कोयटा में, विहाड़ी में, गर्ज पूरे मुल्क के टूलो अर्ज में हर शहर के अंदर ताजरों ने एहतजाज किया है। और ये हमने एहतजाज का मज़ामती तहरीक के पहले मरहले का ऐलान किया है, जिसके अंदर हमने पुरअमन एहतजाज रखे हैं। इस वक्त कौम का पैमाना सब्र इतना लबरेज हो चुका है और कौम इतनी तंग आ चुकी है कि अगर इस पुरअमन तहरीक के नतीजे के अंदर हुकूमतों ने नोटिस ना लिया, बिजली की कीमतों को कम ना किया, जालिमाना टैक्सेस का खात्मा ना किया, मुल्क की मईशत के पहिए को ना चलाया, तो फिर ये हुक्मरान ये जो समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर महल्लात के अंदर महफूज हैं, ये महफूज नहीं रहेंगे। हमारे हुक्मरानों को कीनिया से सबक सीखना चाहिए कि कीनिया के हुक्मरानों ने जब IMF की हिदायत के ऊपर टैक्सेस लगाए तो वहाँ लाखों की तादाद में चंद दिन पहले लोग निकले, वहाँ की पार्लियामेंट में, वहाँ की आला अदालत के अंदर घुस गए और नतीजतन हुकूमत को अपने इकदाम वापस लेने पड़े। हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ा। खालिद साहब, आप यही सवाल, खालिद साहब बात राना साहब ये पूछ रहे थे कि जब हुकूमती इकदाम से आप नाला हैं तो फिर उस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा ताजरों का? देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि इस वक्त जानों के लाले पड़े हुए हैं लोगों को, बड़े से बड़ा सरमायादार, आपको नहीं पता सूरत हाल क्या है। ताजर रो रहे हैं, एक वक्त की रोटी उनकी पता नहीं किस तरह पूरी हो रही है। मैं तमाम मार्केटों की बात कर रहा हूँ, जब 5% बड़े सरमायादार होंगे उनके लिए होगा ये बजट, लेकिन पाकिस्तान की 95% अवाम के लिए ये बजट नहीं है। और रही बात इनकलाब की, तो ये मैं आपको वादे कर दूं कि ऐसा इनकलाब आएगा कि जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, और ये एक दम से एक लावा जो निकलेगा, ये इस वक्त लावा पक चुका है। किसी से मिलके देख ले, किसी मार्केट में देख ले, मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, ट्रेड बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ वो कारोबार चल रहे हैं जो समंगनी हो रही है, उनके काम चल रहे हैं। और साहब, हमें मुल्क पर अजीज है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में कोई ऐसा मामला हो कि आज जलाओ गिराओ या कोई चीज हो। हम कभी भी इसके हक में नहीं है और हम हमेशा कहते हैं कि अमन के साथ हम भी नहीं है, अमन के साथ हक में हम भी नहीं है राणा साहब, इसके हक में हम भी नहीं है। लेकिन हुकूमत को चाहिए ना कि ताजरों की बात सुने और उनको, अब टैक्स पर तो जोर दे रहे हैं कि टैक्स दे टैक्स दे टैक्स दे, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उनके पास कारोबार कोई नहीं है, तो कहाँ से नहीं? अगर नहीं देंगे तो कहेंगे जी ये डिफाल्टर है जी, ये टैक्स चोर है जी। जो दे नहीं रहेगा इस वक्त टैक्स, उनसे लेना ये जानते नहीं है, इनके पास वसाइल नहीं है वो कि उनसे टैक्स वसूल करे। जो पाकिस्तान की जो टैक्स देने वालों की 60% लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, देने वालों में 60% लोग ऐसे। जब हमारा कारोबार नहीं रहेगा तो हम सड़कों पर आएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी हड़ताल होगी कि पूरे मुल्क में आपको कोई पहिया चलता हुआ नजर नहीं आएगा। हम बेवतन लोग हैं, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पर आए, और माजी में भी हम कई दफा आए सड़कों पर, अपने हक के लिए आए और अपने हक के लिए आएंगे। हमने बगैर वार्निंग दिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे हम कि इसमें बगैर वार्निंग के कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हुकूमत या रियासत को कोई नुकसान हो, लेकिन हुकूमत को ये देखना होगा कि ताजरों की जो मुश्किलात हैं को हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब, काशिफ चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल पे जो एक सियासी से ज़्यादा मुआशी मंजरनामा हमारा गंभीर होता जा रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं कि जहाँ पे हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं और वो इक़दामात के ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं। इलेक्शन के ऊपर तो बातें बहुत सी उठी, नए इंतखाबात के हवाले से तो बातें बहुत सी उठी, लेकिन इसी तहरीक में अगर
ताजिर बरादरी भी शुमार हो जाएगी। और अगर आम आदमी भी इसी तरीके से चीखो पुकार करता रहेगा तो हुकूमत की स्टैंडिंग फिर क्या होगी, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्बास खान अफरीदी साहब। अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफरीदी साहब, बात हो रही है, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं नए इलेक्शन करवाएं, हमें आपके इलेक्शन के ऊपर भरोसा ही नहीं। ANP का भी मुतालबा ये PTI तो कब से कर रही है। लेकिन सर अब जो मौजूदा सूरत हाल है, बजट की मंजूरी के बाद ताजर बरादरी बड़ी जो इस वक्त गुस्से में दिखाई देती है और आम अशखास जो हैं वो इस वक्त तिलमिला रहे हैं कि जो बजट के बाद बिल बिजली के आ रहे हैं वो उनके ऊपर तो एक मुआशी बम की तरह है। तो किस तरीके से हुकूमत इससे नबुर्द आजमा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये केओस है इसी वजह से कि जो गवर्नमेंट अपने फैसले अगर खुद करना शुरू कर दें तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा इख्तिलाफ ही यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इनको गाइड भी कर रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसको उस तरह नहीं चला रही है जिस तरह मियां साहब चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत से प्रपोजल हमने इनको दिए कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करा लें तो इससे काफ़ी इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे और लोगों की परचेस पावर बढ़ जाएगी। तो वो इस गवर्नमेंट को पता नहीं, ना सुनने का आदत हो गई है और वो जो भी समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है, अगर हमने इस मसले को हल नहीं किया, यकीन माने कि जो ये एक लैंड क्रूजर और 3-3 डालों में फिर रहे होते ना, ये आवाम इनको छोड़ेगी नहीं। ये बातें करना एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के, आप सोचें ब्यूरोक्रेट्स अपने लिए इस बजट में उन्होंने प्रॉपर्टी भी अपने लिए टैक्स फ्री कर दिया, सरकारी लोगों ने सब कुछ। आप मुझे बताएं आवाम के लिए क्या किया? सैलरी, जो लोग सैलरी लेते हैं कहते हैं चीजें सस्ती हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं, जब सप्लाई होगी और कोई खरीदार ही नहीं होगा तो चीजें सस्ती होंगी। जब लोगों के साथ परचेस पावर ही नहीं होगी, सैलरी क्लास के साथ कुछ बचत ही नहीं होगी, तो खरीदारी किधर होगी? तो ये पैसा अब्बास फरीदी साहब, आपका हमने देखा, आपने सियासी रास्ते भी जुदा करने का इशारा भी दिया और आपने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया। अभी आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात ये नहीं मान रहे। ये क्यों नहीं मान रहे? मियां साहब की बेटी वजीर आला है, मियां साहब के भाई वजीर आजम है। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सूबे में आप देख रहे हैं मियां साहब मरियम के साथ बैठे होते हैं और इस वक्त सारे चैनलों पे जा रहे हैं कि पंजाब में कुछ काम हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जिस नेच पे जा रही है, देखिए सूबों का दारोमदार फेडरल गवर्नमेंट पे होता है। फेडरल गवर्नमेंट से फंड जाते हैं, उनकी अपनी कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन बहुत कम होती है। उन्होंने लोगों को, आवाम को एक अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, खासकर चीजों को सस्ता करना। कमिश्नर और DC से ज्यादा काम DPO से होता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली अपना सारा सिस्टम चलाना पड़ता है। आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 12 साल हो गए जिसमें मैं फेडरल मिनिस्टर भी रहा, मैं एक एक्सल लोड को नहीं लागू कर सकता। परसों आपने देखा कराची में एक गाड़ी कल्टी हुई और उससे 7 लोग वफात पा गए कि वो एक डंपर को बचा रही थी। वो डंपर क्या था? वो ओवरलोडेड था। और अगर आपको याद है 10 दिन पहले पिंडी में 2 महीने पहले एक पुल से एक गाड़ी जा रही थी, 5-6 गाड़ियों पे चढ़े 5-6 लोग वफात पा गए। ये आप इस बेहिस मुल्क को देखें कि 35,000 लोग सालाना मरते हैं। 35,000। जो कानून मौजूद है उसको हम नहीं चला सकते। लोग कहते हैं कि कानून साजी करे, असेंबली लॉज बनाएं। जो लॉज हमने बनाए हैं, जो कानून हमने बनाए, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने को तैयार नहीं है। छोटे से बड़ा करप्ट हो गया है, हर आदमी करप्शन कर रहा है। 2 करोड़ रुपए बाबू पैसे लेता है, 300 अरब का मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। डोमेस्टिक कोल की बात होती है, अपना रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंपोर्ट का कोला मंगाया जाता है, इंपोर्ट बिल पे प्रेशर आता है, डॉलर पे प्रेशर। ये मुल्क में कोई बात करने को तैयार नहीं है एक बात बताइए कि सर कि हम उसको इस्तेमाल करें। आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की दी गई सिफारिशात पे अमल नहीं किया गया और उनकी बात नहीं मानी गई। कौन बात नहीं मान रहा? शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं मान रहे। मैंने अगर वो इनकी बात नहीं मान रहे तो वो फिर मान किसकी रहे हैं वो भी बता दें। हाँ, असल में हमने काफी टाइम से कोई प्रपोजल्स दिए लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए, लोगों को रोजगार मुहैया करने के लिए। तो मियां साहब को मैंने दिए, उन्होंने भिजवाए PSPM को, आद चीमा को और 2-3 जो PM हाउस में बैठे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दफा
को पकड़ा है कि यार ये चीजें या बात की बात में वजन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो कोई लोगों को जरा रिलीफ मिले सारी सूबों में। और इस चीज ये कानून मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आप देखें अफगानिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में 3-4 कांटे हैं और इधर 1 किलो की ओवरलोडिंग नहीं होती, पूरे दुनिया में नहीं होती। एक पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जिधर $4 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल तबाह होता है, 35,000 लोग मरते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है। हमारे कोयला अपना लोकल है, पूरे मुल्क में कोयला है, हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारा तर में है, हमारा हर जगह में, पूरे पाकिस्तान हर सूबे में। सर मेरा सवाल वही है कि मियां साहब की नहीं मानी जा रही तो मानी किसकी जा रही है? अगर आपको याद है एहसान इकबाल साहब ने 25 साल का विजन बनाया था, एक दफा 25 साल, फिर ये मुल्क शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन से चलेगा। 25 साल के लिए लोग प्रोग्राम बनाते हैं और 25 साल में 2 साल की गवर्नमेंट नहीं होती, तो वो 25 साल का प्रोग्राम बनेगा कब और उसकी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? विजन 25 साल और पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी हो गई, और लेकिन 25 साल का विजन हमने नहीं देखा। अब्बास खान फरीदी साहब, चूंकि मियां नवाज साहब आवाम का दर्द रखते हैं, वो चाहते हैं आपकी जो आपने उन्हें चीज़ें बेची उस पर अमल दरामद हो। अब मियां साहब समझ रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, आप भी समझ रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या मियां साहब फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे? अपनी पार्टी को कहेंगे कि इस हुकूमत का हिस्सा रहें जहां पे अवाम नफरत का इजहार करे? देखें, बहुत से पार्टी लीडर्स ने कोशिश की, मियां साहब पार्टी के सदर भी बने कि वो इस गवर्नमेंट के सिस्टम में भी आ जाए। जब तक मियां साहब, अगर आज मियां साहब इस गवर्नमेंट होते, जब भी क्राइसिस आए मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके फैसलों ने इस मुल्क को दोबारा मजबूत किया, कयास खत्म हुआ, एक सारी सूबों में एक आहमांगी आई। लेकिन बदकिस्मती से मियां साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। मैंने आपको कहा था 2013 से जब से इमरान खान को लॉन्च किया गया और जब वो पहला धरना बन रहा था, उस टाइम से इस मुल्क की तबाही स्टार्ट हुई और आज तक मुल्क तबाह है। आज आपके सामने कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां आपको कहा जाता है कि टीटीपी वालों को बाकायदा पैसे दिए गए, तालिबान को पैसे दिए गए, सूबाई गवर्नमेंट ने दिए। तो आप बताएं इस मुल्क का क्या होगा? अगर हम एक दफा टेररिज्म हमने कराची में खत्म की, 0 की, हमने खैबर पख्तूनख्वा में 0 की। आपने कहा कि जब भी क्राइसिस आए मियां साहब ने मुल्क को उसमें से निकाला। मियां साहब की अपनी ही पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, यानी आपकी पार्टी। तो सवाल ये है कि मियां साहब अपनी मंशा से वज़ीर आज़म नहीं बने या किसी के रोकने पे नहीं बने? नहीं, जिस तरह मैंने कहा 2013 में जो एक कयास क्रिएट किया, फिर इमरान खान को लॉन्च किया, फिर धरना हुआ और उस टाइम से जो तबाही हुई वो तबाही का तसलसल चलता रहा। ये इलेक्शन भी मियां साहब को बिल्कुल इररिलेवेंट करने के लिए हुआ। ये जो है एक को सीटें दो, दूसरे, ये कौन सी पॉपुलैरिटी थी कि 4 महीने पहले हर सूबे में पीटीआई हारती है, नौशहरा में भी हारती है, हर जगह। फिर अचानक इमरान खान ऐसे पॉपुलर लीडर बन जाते हैं, लोगों को पकड़ो, केसेस बनाओ, सिंपैथी बनवाओ, एक जगह में जो है पीटीआई के काउंसलरों को उठाओ, फिर छोड़ो, उनके लिए लोगों की सिंपैथी बना दो। अफरीदी साहब वो मामला तो अब भी चल रहे हैं। सिटिंग गवर्नमेंट तो नून लीग की है, वो मामला तो अब भी चल रहे हैं। चले निगरान हुकूमत को निकाल दें। ये सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर अगर ये चल रहे हैं तो फिर वो आप नहीं कर रहे? नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट में तो आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। वो जो करना था, नवाज शरीफ आउट हो गए। अफरीदी साहब, हम यही जानना चाहते हैं, अब आपकी गवर्नमेंट है, मियां साहब सदर है मुस्लिम लीग नून के, आप भी चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाए, MNA भी हैं, वो हर चीज़ मौजूद है, तो अब क्या रुकावट है? ये रुकावट मैं बताता हूँ। जो मियां नवाज शरीफ और इमरान खान, ये दोनों की वो सियासी, मेरे अपनी सोच है, मैं गलत हूँ, मुझसे कोई सारी दुनिया इख्तिलाफ करे, लेकिन सियासत में जो हो चुका पाकिस्तान में, मियां साहब अगर दोबारा एक्टिव नहीं होंगे तो वो भी उनकी वो ताकत, वो सोच, वो फिक्र, वो कौम के लिए दर्द, या तो उनको फुल एक्टिव होना पड़ेगा, तभी वो दोबारा हिस्सा ले सकते, वरना इमरान खान और नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से मेरे ख्याल बहुत पीछे चले गए। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।